प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यानों में हमने उन परिस्थितियों के बारे में पढ़ा जिनके कारण फ्रांस की क्रांति अस्तित्व में आई। आज हम उन चरणों के विषय में पढ़ेंगे जिनके द्वारा फ्रांसीसी क्रांति संभव हुई। आज के व्याख्यान में हम फ्रांस की क्रांति के पहले चरण के विषय में पढ़ेंगे, जहां राष्ट्रीय महासभा के द्वारा फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। 1789 से 1795 का समय फ्रांस की क्रांति का रचनात्मक काल कहा जाता है, जिसकी महत्वपूर्ण सफलता राष्ट्रीय विधानसभा की उपलब्धियां रहीं। राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा उल्लेखनीय परिवर्तन, घोषणाएं तथा सुधार किए गए, जिन्होंने न केवल फ्रांस वरन विश्व के अन्य देशों में भी क्रांति और परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन आरंभ हुआ। परंपरा अनुसार तृतीय सदन ने अलग अलग बैठक करने से इनकार करके तीनों सदनों की सम्मिलित बैठक करने की मांग की, जिससे अन्य दोनों सदन सहमत न हुए। तो 17 जून 1789 को तृतीय वर्ग ने यह प्रस्ताव रखा कि चूंकि वे 95% जनता के प्रतिनिधि हैं, अतः वे ही वास्तविक प्रतिनिधि माने जाएं। इसलिए जनसाधारण वर्ग के विभाग को राष्ट्रीय सभा के रूप में परिणत कर दिया जाए। यह प्रस्ताव पारित हो गया और इस तरह राष्ट्रीय विधानसभा की स्थापना हुई। राष्ट्रीय विधानसभा ने जून 89 से सितंबर 91 तक कार्य किया। वैसे इसकी स्थापना ही अपने आप में क्रांति की परिचायक थी, क्योंकि इसने अपने आप को जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में विधान बनाने की अधिकारिणी संस्था के रूप में घोषित कर राजा की सार्वभौमिकता को चुनौती दे दी थी। अपने कार्यकाल के दौरान इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, निश्चित रूप से वे इसकी उपलब्धियां रहीं, जिनमें कुछ प्रमुख कार्यों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम है सामंती प्रथा और असमानताओं का अंत। बास्तील में उत्पातियों द्वारा किए गए हिंसक उत्पात के दंड स्वरूप उन्हें दंडित करने के प्रस्ताव का कुलीनों द्वारा विरोध किया गया, और इसी के साथ आश्चर्यजनक एवं नाटकीय तरीके से सामंतों तथा पादरियों ने अपने विशेषाधिकारों तथा अन्यायपूर्ण करों के अस्तित्व अधिकार को त्याग दिया। और जो व्यवस्था सदियों से यूरोपीय समाज में गहरे जड़े जमाई हुई थी, वह फ्रांस में इतनी शीघ्रता और सरलता से समाप्त हो गई कि सहसा यकीन ही नहीं हुआ। पुरातन व्यवस्था की मूलाधार सामंती व्यवस्था, चर्च के विशेषाधिकार, वर्ग भेद के कारण उत्पन्न असमानता ध्वस्त हो गई। यद्यपि इस समर्पण में त्याग के साथ साथ वास्तविक स्थिति की स्वीकृति तथा कुछ सीमा तक भय भी शामिल रहा, पर इस कारण से ज़्यादा यह परिणाम अधिक महत्वपूर्ण एवं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। आर.एल. मुखर्जी ने इस पर सटीक टिप्पणी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सभा का यह उल्लेखनीय कार्य था कि इसने विशेषाधिकारों तथा असमानता पर आधारित प्राचीन व्यवस्था को नष्ट कर दिया और समानता पर आधारित एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। राष्ट्रीय सभा की दूसरी उपलब्धि थी मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा। फ्रांस में आरंभ से ही इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि मानव अधिकारों का अभाव ही निरंकुश शासन, असमानता, अन्याय और अत्याचार को जन्म देता है। पर इस तथ्य की विधिवत घोषणा तथा स्वीकृति 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा की गई, जिसके अनुसार मुख्य स्वतंत्रताएं दी गईं कि सभी समान हैं, सरकारी पद योग्यता के आधार पर सभी के लिए खुले हैं, प्रभुता का मूल स्रोत
राष्ट्र में निहित है। किसी को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्य के समस्त अधिकारी कर्मचारी जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून से परे किसी को दंडित नहीं किया जा सकेगा। जब तक कोई विधिवत रूप से अपराधी घोषित नहीं किया जाता तब तक वह निर्दोष होगा। विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। कर सभी पर लगाए जाएंगे। जन सुरक्षा हेतु जनशक्ति का संगठन किया जाएगा। निजी संपत्ति का अधिकार होगा। प्रत्येक नागरिक को शासन एवं शासनाधिकारियों संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। यद्यपि सभी नागरिकों को समान घोषित किया गया, परंतु सक्रिय एवं निष्क्रिय नागरिकों का भेद अवश्य रखा गया। इस दृष्टि से समाज को दो समूहों में विभक्त कर दिया गया, मानव एवं नागरिक। नागरिकता का दर्जा उन्हें दिया गया जिसे मताधिकार प्राप्त हो, और मताधिकार उन्हें दिया गया जो कम से कम उम्र में 25 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनका नाम करदाता सूची में आता हो। यद्यपि यह घोषणा दोष रहित नहीं थी, पर इससे इसका महत्व कम नहीं हुआ। इस घोषणा ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से विशेषाधिकारों से युक्त पुरातन व्यवस्था में लौटने की आशंकाओं को समाप्त कर दिया। इसका महत्व केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं था, अपितु उन सभी मनुष्यों के हित के लिए था जो स्वतंत्र होना चाहते थे तथा पुरातन व्यवस्था के घृणित जुए को उतार फेंकने के लिए आतुर थे। इसलिए इस घोषणा को पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा गया है। इस घोषणा का संसदीय एवं गणतांत्रिक विचारों के इतिहास में एक निर्विवाद तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। लॉर्ड एक्टन ने कहा कि यह छोटा सा प्रपत्र पुस्तकालयों से भी बढ़कर तथा नेपोलियन की समस्त सेनाओं से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। राष्ट्रीय सभा की तीसरी उपलब्धि पादरियों का विधान थी। पादरियों का विलासी और भ्रष्ट जीवन, मठों में भिक्षुकों के द्वारा अपार धनराशि का व्यय, जनता पर लगाए गए टाइट कर आदि के संदर्भ में चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण तथा पादरियों के लिए विधान का निर्माण आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया था। पादरियों के संबंध में जो निर्णय लिए गए उनमें कुछ मुख्य निर्णय इस प्रकार थे कि उन्हें सामान्य नागरिकों के समान रखा गया। राजा से वेतन देने की प्रणाली आरंभ की गई। चर्च में पद प्राप्ति के समय विधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करने का प्रावधान रखा गया। अपने कार्यस्थल से 1 वर्ष में मुख्यालय से वे 2 सप्ताह से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकते थे। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु अन्य नागरिकों के समान उनका चुनाव में विजयी होना आवश्यक होगा। पादरियों के विधान को सैद्धांतिक रूप से तो राष्ट्रीय विधानसभा की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो धर्माधिकारी वर्ग इस विधान से असहमत था और उनका अंधविश्वासियों पर पर्याप्त प्रभाव भी था। राष्ट्रीय सभा ने प्रशासनिक क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पुरातन प्रशासन व्यवस्था न केवल जटिल, मुश्किल, केंद्रीकृत वरन बिना तालमेल की थी। अतः प्रशासनिक एकरूपता के लिए सभा ने फ्रांस को 83 प्रांतों में बांटा और स्वायत्त संस्थाओं का भी आरंभ किया। एक प्रांत को लगभग 8 या 9 जिलों तथा एक जिले को 8 या 9 केंट्स में बांट दिया गया। प्रांतों में चुनी हुई व्यवस्थापिका तथा एक बिशप होता था। चर्च और न्यायालय में चुने हुए अधिकारी निर्वाचित होने लगे। इस प्रकार प्रशासनिक संगठन को अधिक सरल, तार्किक और स्पष्ट बनाना नेशनल असेंबली की एक चिरस्थायी उपलब्धि थी। राष्ट्रीय सभा ने
आर्थिक समस्याओं के निवारण हेतु भी अनेक प्रयास किए। यद्यपि पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था इतनी बुरी तरह बिगड़ चुकी थी कि उसे पुनः पूर्ण रूप से थोड़े समय में ही सही करना अत्यंत मुश्किल कार्य था। फिर भी राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा इस क्षेत्र में प्रयास अवश्य किए गए। उसने चर्च से प्राप्त संपत्ति के एक भाग को सुरक्षित करके उसके आधार पर आसिया नामक कागजी मुद्रा चलाई, जिससे बहुत हद तक कर्ज चुकाने में सहायता मिली। पर इससे आई मुद्रास्फीति के कारण आसिया के मूल्य में गिरावट आई और वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ गए। चुंगी की समान कर प्रणाली आरंभ की गई। उद्योगों में गुइल व्यवस्था का अंत कर उद्योगों के विकास का मार्ग खोल दिया। नमक एवं अन्य सभी अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिए। कृषकों पर एकमात्र भूमि कर ही रखा गया, शेष कर हटा दिए गए। निर्धनों की सहायता के लिए चैरिटी वर्कशॉप की स्थापना की गई। सामंती व्यवस्था के अंत से कृषि का विकास हुआ। राष्ट्रीय सभा का सबसे प्रमुख कार्य फ्रांसीसी समाज और शासन के संचालन हेतु संविधान का निर्माण करना था। 1 अक्टूबर 1791 ईस्वी में नए संविधान को औपचारिक रूप से पारित किया गया। राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित संविधान की 3 मुख्य विशेषताएं थीं: सीमित राजतंत्र का प्रावधान, जन इच्छा की सार्वभौमिकता का समर्थन और शक्ति विभाजन सिद्धांत की क्रियान्विति। संविधान में संशोधन हेतु कठोर प्रावधान की व्यवस्था की गई। संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं थीं: कार्यपालिका पर नियंत्रण, नागरिक स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, विधानमंडल के परमाधिकार, संशोधन की कठिन प्रक्रिया, पुरातन व्यवस्था का विनाश और संविधान का पहली बार लिखित होना। पर ऐसा नहीं है कि ये संविधान दोष रहित हो। इसमें कर्तव्यों की घोषणा का अभाव था। मताधिकार को बहुत सीमित रखा गया था। कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक दूरी थी। अधिकारियों एवं न्यायाधीशों के निर्वाचन को अनावश्यक जटिल बनाया गया और स्थानीय प्रशासन का अत्यधिक विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। पर स्टुअर्ट ने कहा है कि दोषों के बावजूद भी यह संदेहजनक है कि तत्कालिक परिस्थितियों में इससे कोई अधिक अच्छा संविधान निर्मित किया जा सकता था। सबसे अच्छे रूप में यह बुर्जुआ प्रतिनिधियों के उद्देश्यों एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का दृढ़ प्रयास था। सबसे बुरे रूप में यह क्रांतिकारी आदर्श तथा पुरातन व्यवस्था के बीच काफी बुद्धिमत्तापूर्ण समझौता था। मादले ने इसे एक मध्यम वर्गीय तथा अराजकतावादी संविधान कहा है। निष्कर्ष के तौर पे फिशर कहते हैं कि राष्ट्रीय महासभा के परिश्रम से विशेष वर्ग के अधिकारों का अंत हुआ और जनसाधारण की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। H.G. वेल्स के शब्दों में, राष्ट्रीय सभा का एक बहुत बड़ा कार्य एक अनुभव के रूप में था और अस्थायी सिद्ध हुआ, परंतु इस सभा का बहुत सा कार्य रचनात्मक एवं चिरस्थायी प्रकृति का भी था।